बहुत कमेंट कर रहे थे ना कि सर पीवाईक्यू क्वेश्चन लाइए, पीवाईक्यू क्वेश्चन लाइए। जी हां, 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही भारी डिमांडेड था। तो आज मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए हम लेकर के आ गए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन साइंस का। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि अपने बोर्ड एग्जाम तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सवालों को मेरे प्यारे बच्चों रिपीट किए जाते हैं और वो भी एक साल छोड़ छोड़ करके। जैसे अगर आप 2026 में अपनी बोर्ड परीक्षा देने वाले हो तो 2024 के प्रश्न को जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां से मेरे प्यारे बच्चों रिपीट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न को। तो आइए हम लोग यहां पर आज जो करने वाले हैं साइंस के जो सवाल को प्यारे बच्चों जो आपके होने वाले परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें जैक बोर्ड में जो पूछा गया सवाल है वही सब सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ये देखिए बच्चों, आपका सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था। ठीक है कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है ना। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच जो है क्या कहलाता है? द सरफेस ऑफ हाई क्वालिटी पॉलिश ग्लास इज कॉल्ड, है ना। कांच स्लैब कहलाता है, लेंस कहलाता है, दर्पण इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर मान लो कोई कांच है ना, कोई कांच है और कांच के एक साइड अगर हम प्रिंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो ये एक दर्पण बन जाता है, मिरर बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा। ठीक है, देखिए जब इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, तो जैसे आपको आंसर जब लिखना होगा ना, तो ऐसे लिख दीजिएगा सी नंबर और लिखना दर्पण, बस ऐसे ही आप लोग के एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा और ऐसे ही आप लोग को आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी होगी, है ना। बच्चों यहां पर आपको बताना है कि अगर कोई फोकस दूरी के अवतल दर्पण है ना, जैसे मान लो एक अवतल दर्पण है और इसकी जो इस तरीके से मुख्य अक्ष होता है, यहां पर आपका फोकस होता है। ठीक है, और फोकस जो है इसका कितना है 30 सेंटीमीटर, और यहीं पे वस्तु को रखा जा रहा है। यहीं पे क्या करा जा रहा है? वस्तु को रखा जा रहा है। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। आप एक चीज तो ऐसे भी याद रख सकते हो शॉर्टकट में कि फोकस पर अगर कोई वस्तु को अवतल दर्पण में रखा जाता है तो वस्तु अनंत पर बनता है। लेकिन बोले सर कैसे, अगर मैं भूल जाऊं तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं बच्चों, एफ बराबर कितना दिया गया, फोकस आपका 30 दिया गया है ना, तो 30 लिख देंगे, और अवतल का फोकस क्या होता है? माइनस में होता है, बात याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों अगर मैं कहूं कि वस्तु को कहां पे रखा जा रहा है, तो अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जा रहा है। तो फोकस वस्तु को जो रखा जा रहा है, यू जो रखा जा रहा है, वो भी फोकस पे ही रखा जा रहा है, यानी इसकी भी दूरी 30 ही होगी, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, यानी कि भी का बराबर बच्चों आपको वाट करना है, भी बराबर वाट निकालना है। तो चलिए हम यहां पर सॉल्व करते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u, है ना, प्लस में होता है दर्पण का प्लस में होता है, लेंस का माइनस में होता है। एफ का मान कितना दिया गया है 30, तो 1/-30 बराबर 1/v। बच्चों आप लोग कॉन्सेप्ट से अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि सवाल यही रहने वाले, इसी तरीके से सवाल रहेंगे, बस कुछ अंकों को चेंज कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे तब तो। v का मान नहीं दिया गया है, प्लस u का मान कितना दिया है, तो -30 लगा दो। ठीक है, 1/-30 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, और यहां पर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, है ना, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और ये 1/30 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, है ना, प्लस में 30, और बराबर में क्या बचेगा? 1/v। बच्चों अगर मैं इसमें गौर से देखूं, है ना, अगर मैं इसमें गौर से देखूं तो ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और बराबर 1/v। अब देखो कोई भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और जब हम इसका भी का मान निकालना चाहे तो क्या करेंगे? इसको उल्टा कर दो, इधर उल्टा कर देंगे तो v/1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों? अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अनंत इसकी दूरी हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ये भी याद रख सकते हैं कि फोकस पर अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये याद रखिए, या फिर आप इसको सॉल्व करके देख लो। ठीक है, जैसे बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको आंसर सही करके आना है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना। क्या कह रहा है? अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसकी क्षमता क्या होगी बच्चों? यहां पर क्षमता निकालना यानी P निकालना, और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। लेकिन जब भी क्षमता निकालोगे बच्चों
तो आपको फोकस को मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि ये किस में है बच्चों, सेंटीमीटर में। तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करते हैं, अगर इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब मीटर में हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 है ना, कितना हो जाएगा जी, इसको 0.2 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 0.2 है ना, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा बच्चों, मीटर में हो जाएगा, बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर 1/f का मान कितना है, तो 0.2 है ना, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तभी क्षमता निकालना, ऐसे निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन आपके मीटर में दिया गया तो कोई बात नहीं है ना बच्चों, इसको आप लोग काटेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पचे 10, कितना हो गया, 5 हो गया बच्चों। और किस दर्पण का बात की, कुछ लेंस का बात किया जा रहा है, तो अवतल लेंस का, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो -5 डायोप्टर है ना, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है ना, तो वो डायोप्टर होता है। तो -5 डायोप्टर कहां पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर उत्तल रहता तो प्लस में हो जाता है ना, तो माइनस प्लस में आपको गड़बड़ाना नहीं है बच्चों। अगले सवाल के आप लोग को याद भी होगा कि अवतल दर्पण का जो लेंस है ना, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है, उत्तल का प्लस में होता है, याद रखना। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं बच्चों, ये देखिए क्या कह रहा है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है ना बच्चों, मैग्निफिकेशन इन द कनकेव लेंस इज इक्वल टू। तो बच्चों अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो आप लोग को आवर्धन का फॉर्मूला बताए थे लेंस में, है ना, लेंस में आवर्धन बताए थे V/U होता है, क्या होता है, V/U होता है। तो V/U कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अच्छा, ये तो भैया लेंस का आवर्धन हो गया है ना, अगर लेंस का आवर्धन। अच्छा, आपके एग्जाम में अगर दर्पण का आवर्धन पूछ देगा तो क्या करेंगे, अगर मान लो दर्पण का आवर्धन अगर पूछ दे तो क्या करोगे, बोले सर सेम टू सेम तो होता है, आवर्धन का सूत्र तो सेम होता है, लेकिन नहीं बच्चों, थोड़ा अलग होता है, वही होता है V/U ही होता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है, माइनस में होता है। तो आपको जो भी पूछा जाए उस तरीके से आंसर करना। अगला सवाल देखो बच्चों, नेत्र गोलक में लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है ना। यहां पर कह रहा है कि अगर नेत्र लेंस जो है लंबा हो जाता है, नेत्र लेंस गोल से क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो कौन सा दृष्टि दोष होता है उत्पन्न बच्चों, तो मायोपिया होता है ना, निकट दृष्टि दोष। अब बोले सर निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष हम उसको कहते हैं जब सामने की वस्तुएं हमें साफ दिखाई दे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दूर की वस्तुएं हमें क्या हो, दूर की वस्तुएं हमें क्या दिखाई दे, साफ नहीं दिखाई दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति क्या हो जाती है। अगर बहुत ही तीखा प्रकाश हमें मिलता है, मान लो हम सूरज को देख रहे हैं, है ना, मान लो हम सूरज को देख रहे हैं, तो हमारी पुतली क्या हो जाती है, हमारी पुतली ऐसे से ऐसे हो जाता है छोटा। हम कोई भी चीज को अगर बहुत ही तीव्र प्रकाश हमारे आंख में आती है तो हम आंखों को छोटा कर लेते हैं, पुतली को क्या करते हैं बच्चों, छोटा कर लेते हैं, है ना। पुतली किसको कहते हैं, जो काला कलर का हम लोग आंख में होता है, तो ये छोटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ो बच्चा, क्या है, निम्न में से कौन मात्रक एम्पियर के बराबर है ना बच्चों। एम्पियर किसका मात्रक होता है, आई का, है ना, किसका मात्रक होता है बच्चों, आई का मात्रक होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो किसके बराबर है, कूलम बटा सेकेंड, है ना, या फिर जूल बटा कूलम, जूल बटा सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा असर हो जाएगा बच्चों। इसमें अगर मैं देखूं गौर से मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर मैं गौर से देखूं तो आप लोग को एक फॉर्मूला हमने बताया था QI थी, है ना, मतलब Q बराबर जो होता है बच्चों IT होता है ना। शॉर्टकट ट्रिक से क्या याद रखो, QI थी, QI थी, तो मतलब Q बराबर IT, है ना बच्चों। और यहां अगर हम I निकालना चाहे, है ना, चूंकि आंसर आपका एम्पियर में लाना है, तो I बराबर क्या होता है पता है आपको, I बराबर क्या हो जाता है, तो Q बटा T होता है, क्या होता है, Q बटा T, Q कूलम, T समय, है ना। तो कूलम बटा समय कहां पर है, देखो कूलम बटा सेकेंड, है ना, कूलम बटा सेकेंड, ये आवेश हो गया और ये समय हो गया, आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है। तो Q बटा T, तो Q बटा T कहां पर है, ये देखिए बच्चों, है ना, कूलम बटा सेकेंड, क्या हो जाएगा, कूलम बटा सेकेंड। चलो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि 1 ओम, है ना बच्चों, यहां पर कह रहा है कि 1 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करे तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। बड़ा आसान है, समांतर क्रम में बच्चों, है ना, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4, 1/r5, ऐसे करके हमारा होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्रतिरोध है 1 ओम के,
1 ओम के मेरे प्यारे बच्चों 10 को प्रतिरोध है, तो हम क्या करेंगे 1/R1 1 जोड़ेंगे, 1/1 फिर 1/1 जोड़ते जाएंगे, कितना तक 10 तक जोड़ेंगे, डॉट 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 1/1, है ना, इतना हम लोग जोड़ेंगे। क्यों बच्चे 10 तक क्यों जोड़ेंगे हम लोग, 10 पदों तक क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखो बच्चों यहां पर R1 दिया गया है 1, R2 दिया गया है 1, इस तरीके से यहां पर 10 गो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ही यही होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2, जितना प्रतिरोध है, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं 1/1 1/1, क्योंकि R1 भी 1 R2 भी, तो 10 को प्रतिरोध है बच्चों। अब क्या करेंगे, एक एक का एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा, 1 को कितना पढ़ेंगे, 1 है, बोले सर एक बार, तो ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह होते जाएगा, और कहां तक 10 तक जाएगा बच्चों, ठीक है, कितना तक 10 तक। अब देखो यहां पर ऊपर 10 तक गया तो 1 1 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 10/1, और नीचे इधर क्या बचा 1/R, है ना, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों R/1, तो इसका हो जाएगा 10, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/1 को, तो 1/10 हो जाएगा, तो आंसर जो हो जाएगा बच्चों 1/10, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, मतलब कह रहा है कि अगर 10 गो ओम, है ना, 10 1 ओम वाला प्रतिरोध क्या हो, अगर जोड़ा जाए किस क्रम में, ध्यान दीजिएगा, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में, तो क्या करेंगे इस तरीके से जोड़ देंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि 10 गो ओम, 10 गो प्रतिरोध वाला ओम जो हो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का हमारा फॉर्मूला तो पता होगा, R बराबर क्या होता है बच्चों, R बराबर होता है R1 + R2 + R3 + R4 + R4 10 तक, तो सबको जोड़ेंगे तो 10 आंसर उसका 10 हो गया, और पार्श्व क्रम में जोड़े तो 1/10 हो गया। समझ रहे हो, चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, एक क्षैतिज तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है ना, कह रहा है कि एक क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब ऐसे होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है, तो क्षैतिज में क्या होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, और बच्चों इधर दक्षिण होता है, इधर उत्तर होता है, ये चीज आप लोगों को पता है। तो कह रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर क्या है, धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, है ना, दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। आप लोग को मैंने बताया था बच्चों कि दाएं हाथ, है ना, अगर मान लो ये वायर है ना, मैं इस तरीके से वायर ले लेता हूं, धारा की दिशा इधर है, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, और धारा की दिशा साइड हम क्या करेंगे, अंगूठा को कर देंगे, तो हमारा देखेंगे ये जो ऐसे देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे ये वाला जो देख रहे हो ना, ये जो घूम रहा है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर भाग रहा है, उत्तर से किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा है, तो उत्तर से दक्षिण ऐसे जा रहा है उंगली, ठीक है, ऐसे जा रहा है उंगली, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, अगर हम उंगली को, अंगूठा को हम क्या करें, धारा की दिशा में कर दे मेरे प्यारे बच्चों, धारा की दिशा में कर दे, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा, किधर से जाएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगला देखते हैं हम लोग, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ना, तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑन अर्थ। तो बच्चों यहां पर देखेंगे तो एनर्जी तो सबसे मिलता है हमें, ऊर्जा तो सब मिलता है, कोयला से भी, जल से भी, लकड़ी से भी, लेकिन मुख्य की बात करा जाए तो सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से ही मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका क्या होता है, पेड़ पौधे लकड़ी उकड़ी कहां, इसी से ना मिलता है, जब अपना स्वयं भोजन बनाता, मतलब सूर्य इसका मुख्य ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत भी सूर्य। अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि जिंक और कॉपर सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों आप लोग को पता है जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक से जो है ज्यादा अभिक्रियाशील, रुको 1 मिनट, किसका फोन है, चलो, तो क्या था बच्चों, जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, कॉपर है, जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील है कौन है, कॉपर है, तो सॉरी जिंक से कॉपर बोलते हैं, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है, तो क्या करेगा बच्चों, दोनों अभिक्रिया करेगा, तो यहां पर जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को करेगा तो निकल तू भाग, ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है कि चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना क्या है, अगर चांदी है और चांदी पे काला कलर का परत चढ़ जाए, समझ लो क्या है, जंग लग रहा है, संक्षारण हो रहा है, तो संक्षारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ रवाना होते बच्चों, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में, तो अम्ल में क्या पाया जाता है बच्चों, OH- आयन, H+ आयन, तो सिंपल सा आप आंख बंद करके कहेंगे सर H+ आयन, है ना, और क्षारक में क्या पाया जाता है बच्चों,
अगर मैं कहूं कि क्षारक में, तो क्षारक में OH माइनस आयन, ठीक है, याद रखिएगा, ये अम्ल में और ये क्षारक में, ये अम्ल में, ये क्षारक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। कितना आसान है बच्चों, आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूं। हेलो, करते हैं फोन, ठीक है, 10 मिनट, 10 मिनट लगेगा। हाँ अच्छा ठीक है, हम 10 मिनट फोन करते हैं, देखते हैं ना, देखते हैं ना, कौन, रुकिए ना, हम कंफर्म नहीं बता सकते, रुको, ठीक। चलिए कहां थे, विरंजक, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है ना, द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो बच्चों, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, सबका याद रख लेना है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर और बच्चों याद है या फिर भूल गए हो, है ना। और आप जिप्सम का सूत्र को याद कर लीजिएगा, जिप्सम, ठीक है। धोने का सोडा का याद रख लीजिएगा, धोने का सोडा का, खाने वाला सोडा का, ये सब का याद कर लेना है बच्चों, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल आपके आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। कितने बच्चों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद है बताओ, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट है ना बच्चों, और कितना जल, 1/2 जल, है ना, 1/2 जल। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो यही होता है, कैल्शियम सल्फेट ही होता है और 2 जल होता है, 2H2। तो ये याद रखना आपको, ऐसे ही आपको खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर, सबको याद कर लेना है। निम्न में से कौन धातु सबसे सर्वाधिक तन्य है ना। कह रहा है बच्चों कि कौन जो है सबसे ज्यादा तन्य है। तन्य का मतलब होता है जो पीट पीट कर पतली तार के रूप में निकाला जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा। तो एक कौन कर सकता है बच्चों, तो ये सोना, ये क्या होता है, सोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक तन्य धातु कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बच्चों, इतना मुलायम होता है ये, ठीक है। मतलब क्या समझो इसको, मतलब इतना तन्यता है, इतना आघातवर्ता इसमें होता है कि इसको एकदम पतला पतला देखते, तभी तो महिला लोग क्या करती है, कान वाला, नाक वाला एकदम छोटा छोटा बना लेती है, इसी से ना, सोना से। वो बहुत तन्य धातु है बच्चों, ठीक है। और ये किसी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है, याद रखिएगा, ये किसी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने से पहले मैं बता देता हूं कि यदि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक हमारे क्रैश कोर्स में नहीं ज्वाइन किए, तो अभी भी आपके पास लास्ट मौका है। मात्र 1 से 1.5 महीने ना आपके पास बचा हुआ है। और अगर आप चाहो हमारे साथ जुड़ करके, हमारे सभी टीचर के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए, तो आप हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें आप लोग को सभी क्लासेस आप लोग को दिया जा रहा है, और वो भी सिर्फ वही का सवाल को बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लगातार अभी बच्चों आप देखें तो 3 क्लासेस रेगुलर चल रही थी, और अभी भी आप लोग का रेगुलर चल रहा है क्लासेस, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला सवाल देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है ना। तो देखो सोडियम, जिंक, देखो जिधर मुंह खुला हुआ वो अधिक अभिक्रियाशील है ना। मतलब कह रहा है कि सोडियम ज्यादा है जिंक से, मैग्नीशियम ज्यादा है, जिंक से ज्यादा मैग्नीशियम है, सॉरी मैग्नीशियम से ज्यादा जिंक है, कॉपर से ज्यादा मैग्नीशियम है, इस तरीके से बता रहा है। तो बोले सर हमको तो याद नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे, हम ट्रिक बोले थे, एक ट्रिक याद रख लेना आप लोग कि अभिक्रियाशील धातु का अगर नाम याद रखना है तो क्या करेंगे, ट्रिक याद रखें। बोले सर कौन सा ट्रिक, तो ट्रिक याद रखना कि काशीनाथ का आलू है ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। क्या लिखोगे, आलू जरा फीका पकाता है। बोले सर ये क्या क्या बता रहे सर, अरे यही ट्रिक है बच्चों, इसी ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कौन है आगे आओ, क्या लिखेंगे, कौन है आगे आओ, ठीक है। ट्रिक को याद रख लो, ठीक है, हमें भी याद है, आपको भी याद कर लेना है। काशीनाथ मतलब बच्चों के पोटेशियम, नाथ से सोडियम हो जाएगा, एन से का से आपका कैल्शियम हो जाएगा, मा से Mg मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। आलू से एल्युमिनियम हो जाएगा, और जरा जिंक हो जाएगा बच्चों, उसके बाद फीका फेरस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पकाता Pb हो जाएगा, है ना, Pb हो जाएगा, पकाता Pb, ठीक है ना। इधर हो जाएगा बच्चों आपका हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन हो जाएगा, कौन है Cu हो जाएगा कॉपर, और यहां पर हो जाएगा आपका है ना Hg हो जाएगा।
उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आगे Ag हो जाएगा और यहां पर Au हो जाएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज है, यहां पर Hg और H में, बाकी सभी सी सही है। ठीक है, अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखना है आपको कौन सबसे ज्यादा विक्रियाशील है। तो सोडियम सबसे ज्यादा बोल रहा है, ठीक है भाई, मैग्नीशियम उससे कम, ठीक है, फिर यहां पर जिंक है ना, जिंक उसके बाद बोल रहा है, ठीक है, और कॉपर उसके बाद है। ये हमको लग रहा है यही लास्ट है, यही वाला सही लग रहा है हमको। बाकी देख लो, मैग्नीशियम कह रहा है कि सोडियम से बड़ा है, मैग्नीशियम कह रहा है सोडियम से बड़ा है, तो नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, सोडियम बड़ा है, तो ये तो गलत है। फिर यहाँ पर सोडियम बड़ा है मैग्नीशियम से, सही बात कह रहा है ये। फिर कॉपर, मैग्नीशियम के बाद कॉपर, देखो तो मैग्नीशियम के बाद कॉपर है, यहां पर है, और उसके बाद कह रहा है जिंक, नहीं जिंक तो ऊपरे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार सोडियम के बाद जिंक कह रहा है, मैग्नीशियम और कॉपर कह रहा है, सोडियम के बाद जिंक डायरेक्ट कह दे रहा है, सोडियम के बाद जिंक, उसके बाद मैग्नीशियम, ना गलत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लो अब मिला करके, पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका फेरस, सॉरी क्या बोलते हैं, जिंक। तो इसको याद रखेंगे तो ये आराम से बन जाएगा, चाहे इसको कितनों घुमा के डाल दे। और इस बात को याद रखिएगा, जिधर मुंह खुला हुआ वो ज्यादा विक्रियाशील है, मतलब वो बड़ा है ना, जितना ऊपर वो बड़ा है धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, ऐसे याद कर लो। ऊपर है मतलब सबसे ज्यादा विक्रियाशील है, नीचे है तो कम से विक्रियाशील है। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं। कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता की मैं बात करूं बच्चों, तो कार्बन की अगर परमाणु संख्या देखें तो 6 होता है। इसका संयोजकता निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका बाहरी कक्षा में होना कितना चाहिए, 8, लेकिन है कितना, 4, घट कितना रहा, 4, तो 4 संयोजकता हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो सबसे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को, सोडियम को हम लोग कहते हैं बच्चों साबुन, क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग के सदस्य हैं? तो बच्चों ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया, अभी आपका चैप्टर नंबर 2024 में था बच्चों ये वाला चैप्टर, अभी इसको हटा दिया गया। ये 5वां चैप्टर से बच्चों, पुराने वाले बुक में देखे तो क्या था, ये तत्वों का वर्गीकरण, इसको हटा दिया गया, तो हटा दो इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां से भी हटा हुआ है, ध्यान है, हमें याद है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हटा हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी से आपका चैप्टर से हटा दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विषम पोषी जीव अपनी उत्तर जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से किस में आश्रित होते हैं? तो जो विषम पोषी है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो वो किस पर निर्भर करते हैं? तो वो पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। वो किस पर निर्भर करते हैं? स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे कहां हो जाएंगे, देखो ये देखो, हरे स्वपोषी पौधे पर, है ना। हम मानव हो गया, जानवर हो गया, किस पर निर्भर है बच्चों? तो हम लोग क्या है, हरे पेड़ पौधे पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्या है, पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है ना? द एग्जिट ऑफ द वाटर इन द फ्रॉम द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज। बच्चों कह रहा है कि पौधे के भागों से जल का निकलना वाष्प के रूप में, उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? कितना लॉलीपॉप सवाल है, कितना बार बता चुके हैं बच्चों कि अगर दो तंत्रिका तंत्र है, उसके बीच जो खाली स्थान होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन, साइटोन, सिनेप्स या फिर मेडुला, तो उसको सिनेप्स कहते हैं। अगर दो तंत्रिका तंत्र है मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से, ठीक है, तंत्रिका तंत्र बनाने आता है ना, ऐसे था ना जी, है ना, तंत्रिका तंत्र, है ना, हम ऐसा ऐसे बना दे रहे हैं। एक और तंत्रिका तंत्र ऐसे बना देते हैं हम, अरे ठीक है जो, ठीक है ऐसे। तो इसके बीच में जो खाली स्थान होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानव में बुद्धि एवं, है ना, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो मानव में बुद्धि का जो केंद्र है बच्चों, वो है आपका सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम। यही क्या करता है बच्चों? सोचने का, याद करने का, है ना, सोचने का, याद करने का, निर्णय लेने का, इसी के पास क्षमता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यही काम करता है, सेरिब्रम। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अंडाणु निषेचित होता है, कहां पर होता है? जब मेरे प्यारे बच्चों अंडाणु जो होता है वो कहां निषेचित होता है? अंडाणु और शुक्राणु कहां पर मिलते हैं? तो मादा के, मेरे प्यारे बच्चों, मादा के फाइलोपियन ट्यूब में, है ना। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से दो नलिका निकली हुई रहती है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ठीक है, हमें बनाना नहीं आ रहा है।
तो यहां पर फैलोपियन ट्यूब होता है बच्चों, और इसी में क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलता है ना। यहीं पे क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइज होता है, यहीं पे आपका निषेचित होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक यानी अंडाणु और बच्चों मादा युग्मक यानी शुक्राणु के संयोजन से क्या बनता है, तो ये आपका जायगोट बनता है बच्चों, है ना, युग्मनज बनता है, युग्मनज याद रखिएगा। नर युग्मक यानी कि अंडाणु, है ना बच्चों, अंडाणु और शुक्राणु, है ना, अंडाणु और शुक्राणु का मिलने से मेरे प्यारे बच्चों किसका निर्माण होता है, तो जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवशेषी अंग का उदाहरण है ना, बच्चों कह रहा है यहां पर कि कौन जो है अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग उसको कहते हैं जो अब हमारे लिए उपयोगी में नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में मेरे प्यारे बच्चों अपेंडिस नाम का एक चीज होता है जिसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है, अगर किसी का बढ़ जाता है तो उसको निकाला जाता है, वो हमारे बॉडी के लिए वेस्टेज है बच्चों, वो हमारे बॉडी के लिए कोई भी काम का चीज नहीं है, उसी को हम अवशेषी अंग कहते हैं, मतलब वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, पहले के समय में होता था पूर्वजों में, लेकिन अब उसका काम नहीं है। बात और भी देखो, और क्या होता है बच्चों, कान के ये जो साइड वाला जो होता है ना, साइड वाला, कान के साइड वाला, इसका भी हमारा कोई का काम, हमारे लिए कोई काम का नहीं है ना। ये भी हमारा जो दांत है बच्चों एकदम लास्ट वाला, ठीक है, उसका भी हमारा कोई, हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हाँ, जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके नीचे वाले पार्ट है ना, वो भी हमारे काम के लिए नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अवशेषी अंग हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, वो सब अवशेषी अंग। तो यहां पर कह रहा है कि कर्ण का पल्लव की पेशियां यहां काम का नहीं है। ठीक है, पुच्छ करु के सिकाएं, है ना, ये भी बच्चों हमारे काम के नहीं है। निषेचक पटल ये भी नहीं है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है कि किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। अगर कोई जीव जो है बच्चों, कोई गुण उसमें आता है, तो ये किस पर कैसे आता है ना। तो कह रहा है पहला ऑप्शन कि केवल पैतृक डीएनए से, सिर्फ बाप के डीएनए से, कि सिर्फ पिता के डीएनए से उसमें गुण आता है वो चीज, नहीं, है ना, माता के डीएनए से, सॉरी नहीं बोलते हैं, पिता के डीएनए से, माता के डीएनए से, दोनों से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर कोई बच्चे में कोई गुण आ रहा है तो पिता का से भी आता है 50% और माता का भी गुण 50% यहां पर आता है। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पिता से आता है। ओजोन परत का अवक्षय है, प्यारे बच्चों, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, तभी हमारे सूर्य की किरणें हमारे पर तीखी पड़ती है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये CFC, ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC के कारण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और ये कहां से निकलती है, फ्रिज, AC वगैरह से जो निकलता है ना गैस है, वही सब है, वो क्या करता है, हमारे ओजोन परत को क्या करता है, छिद्र करता है बच्चों। विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है ना, वो जल, वन, पवन, सूर्य के प्रकाश। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो घटता जा रहा है जल, वन बच्चों, है ना। जैसे बढ़ती जनसंख्या, है ना, शहरीकरण हो रहा है धीरे धीरे, औद्योगिकरण हो रहा है धीरे धीरे, इसके कारण क्या हो रही है, वनों की कमी होती जा रही है बच्चों। घरों, है ना, वन को उजाड़ करके घर बनाए जा रहे हैं, वन को उजाड़ करके फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये वन धीरे सबसे ज्यादा तेजी गति से क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो ये आज हम लोगों ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 30 सवालों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो आपके 2024 में पूछे गए सवाल थे। और मेरे प्यारे बच्चों 2022 वाले क्वेश्चन, है ना, 2023 वाले क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ना, और 2025 वाले क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। यदि आपको सभी ईयर का एक नजर में सभी सवालों को देख लेना है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट पर जाइएगा। ठीक है, मिशन 2 के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, जो चैनल चल रहा है उसी पे जाइएगा और प्लेलिस्ट पर जाइएगा, और वहां पे लिखा होगा कहीं PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको क्लिक कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर एक नजर में सभी सब्जेक्ट को देख लेना है कि पिछला साल सवाल किस तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, और सवाल मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से पूछा जाएगा जैसा आपका पेपर में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आपको आंसर लिखना जब रहेगा तो यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसका ए आंसर है तो लिखना ए, और क्या करना बच्चों, ए लिख देना। ठीक है, और क्या लिखना, CFC, बस इतना आंसर करना है, ऐसे आंसर करना है। ऐसा नहीं कि टिक OMR वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे अभी 9 में दे के आए हैं तो सोच रहे होंगे 10 में भी OMR में आएगा, नहीं, उसका आपका खाली स्थान जगह दे देगा। ठीक है, और उसमें आपको आंसर करना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना है ना, और वीडियो को लाइक कर देना। अगर और भी कोई चीजें दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी पूरी क्लासेस करने के लिए हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है मिशन 2 वाले सर, नीचे चल भी रहा होगा, एप्लीकेशन में ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लासेस करने के लिए बच्चों आप हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।